हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ अकेडमी यूपीएससी में। सो इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली वी आर कवरिंग द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर द यूजीसी नेट एज वेल एज द सीयूटी पीजी के लिए। बेसिकली इसमें जो हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने डेमोक्रेसी में पार्ट 1 में हमने द इंटरेस्टिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। व्हाट इज डेमोक्रेसीज एंड व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी बेसिकली टॉक अबाउट। तो ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें हम एक बिगनर से लेके एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे गए हैं। इसमें हमने बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट की तरह ना पढ़ते हो, हम इसको एक आइडियोलॉजिकल आउटलुक की तरह देख रहे हैं, साथ ही साथ हम इसको इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग की तरह भी देख रहे हैं। इसी में हम बात करें तो इसमें मैंने थिंकर्स को भी रिलेट किया है एज वेल एज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में हमने गांधी, अंबेडकर जी की चर्चा की है। एज वी टॉक अबाउट द हॉब्स, प्लेटो, रूसो, जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, हमने इन सब पे भी बात की थी, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो मेरा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये स्कूल लेवल स्टूडेंट से कैसे डिफरेंट हो जाएगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्कूल लेवल वाले जो पढ़ते हैं वो डेमोक्रेसी का एक शॉर्ट वर्जन पढ़ते हैं। इन मोर मैन लैंग्वेज में बात करूँ तो एक शॉर्ट वर्जन पढ़ते हैं, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते अबाउट द डेमोक्रेसी। साथ ही साथ इसको एक एज अ कॉन्सेप्ट की तरह ना पढ़ते हुए एज जस्ट अ वे और एक थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि हमारी एक पॉलिटिकल थ्योरी होती है। और हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से डेमोक्रेसी एज अ आइडियोलॉजी एंड एज अ फंक्शनिंग टूल की तरह देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग टूल, राइट। और इसी को हम कनेक्ट कर रहे हैं थिंकर से। इसी को हमने कनेक्ट किया है थिंकर से। तो फर्स्ट क्लास को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं फॉर जस्ट अ शॉर्ट मीडियम में। तो जैसे कि फर्स्ट में हमने पहले बात की थी कि कैसे डेमोक्रेसी इज जस्ट लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली। तो कैसे हमने डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली देखा था। तो इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को डेमोक्रेसी के साथ लिंक किया था। पहला था हमारा ऑटोनॉमी। मैंने बात की थी कैसे मैं ऑटोनॉमी को पावर के साथ लिंक किया है और पावर्स प्लस लेजिटिमेसी से लिंक किया है, राइट। और इन दोनों के साथ हमारा कैसे ऑब्लिगेशन का आइडियोलॉजी वर्क करता है। साथ ही साथ इसी में हमारा है इक्वालिटी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसी से हम इसको डेमोक्रेसी को देखते हैं। अगर डेमोक्रेसी को और देखें तो जस्टिस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, ये भी डाइसी का कॉन्सेप्ट, राइट। रूल ऑफ लॉ को हम कैसे देते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करते हैं हम, ना फेडरलिज्म की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। इसी में हम एवी डाइसी का देखते हैं, साथ ही साथ डेविड ईस्टन का आउटपुट इनपुट मॉडल के ऊपर भी बात करते हैं। तो यही सब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में। तो इफ वी लेट्स मूव टू आवर पार्ट 2। देखिए हमने पहले तो जनरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देख लिया था, फिर हमने टाइप्स ऑफ थ्योरीज एंड हु रूल, बेसिकली इसमें हमने एनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, ट्रनी, इन सब पे बात की थी। आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखा था, इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखे थे, इसका बैकग्राउंड क्या था, एंड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या था, कैसे वो इमर्ज हुआ डेमोक्रेसी। वी टॉक अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, राइट। मैग्ना कार्टा के बारे में हमने बात की, मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 का। ऑटोनॉमी हमने बात की, ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, एज अ कॉन्सेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा था। ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी हमारा ऑर्डर हो गया था। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन एंड द इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू द प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। यस, तो हम बात करें इंट्रिंसिक डेफिनेशन ऑफ बेसिकली जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने इंट्रिंसिक और थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल पे चर्चा करते हैं।
बात तो हमारी पहले भी हुई थी, इंटरेस्टी का हम एक वैल्यूएबल इटसेल्फ देखते हैं, हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, हम बात करते हैं, जब हम वर्ड लेते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी से मतलब क्या होता है हमारा? रूल ऑफ लॉ होता है, राइट? आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म होता है, राइट? आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ये सब हम पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जब हम डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं, इसमें इलेक्शन वोटिंग के बारे में बात करते हैं, हम यूनिवर्सल अडल्ट सफराज की बात करते हैं। तो ये जो हम डेमोक्रेसी का वर्ड बोलते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या माध्यम निहित होते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैल्यूएबल इटसेल्फ। इसमें हम ऑटोनॉमी, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल से होता है कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इज जस्ट लाइक अ आउटपुट, कि बेसिकली डेमोक्रेसी के मेथड को यूज करके हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है और क्या क्या रिजल्ट मिलता है, द डिजायर्ड रिजल्ट। उससे क्या होता है, डेमोक्रेसी यूजफुल है एज अ मीन्स, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। हम जैसे डेमोक्रेसी मीन्स की बात करते हैं इन आर इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो बेसिकली हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस, गुड गवर्नेंस एंड बेटर आउटपुट, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो इंस्ट्रूमेंटल इज जस्ट लाइक अ एंड प्रोडक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड इंस्ट्रक्टिव इज द वैल्यू विच इज लेज इनसाइड द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो ये हमारा दो फंडा पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा था प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। बात करें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की, तो प्रोसीजर से ही आपको समझ आ रहा है कि प्रोसीजर वर्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, वर्ड का ब्रेकडाउन करते हैं तो प्रोसीजर से कुछ समझ आ रहा है, प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? तो इसमें लिखा है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अंडरस्टूड थ्रू। अब इस यहाँ पर बेसिकली जब आप डेमोक्रेसी का एक आउटपुट लेके चलते हैं, डेमोक्रेसी एज अ मीन्स, राइट? आपने सुना ही होगा गांधी जी की फेमस पॉलिटिकल फिलॉसफी में आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी, आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी। ये बेसिकली ये सब बेसिकली PSIR वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जब ये UPSC की फाउंडेशन कोर्स लेते हैं फॉर द ऑप्शनल के लिए, जैसे मैंने लिया था। तो जैसे कि इसमें PSIR स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जाता है कि गांधी की जो आइडिया थी, आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी, साथ ही साथ एथिक्स पे भी बेस्ड है, जो UPSC का मेन सिलेबस होता है GS4, जिसमें एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी पे बात होती है। तो इसी में हम पढ़ते हैं आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी एंड आइडिया ऑफ टेलीलॉजी। जब हम आइडिया ऑफ टेलीलॉजी से बात करते हैं तो हम ज्यादातर मैकियावेली की बात करते हैं, क्योंकि उसको वैसे भी मॉडर्न फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरह देखा जाता है मॉडर्निज्म में। डिओंटोलॉजी गांधी जी से रिलेट करते हैं, इसमें हम बोलते हैं मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, राइट? हम बात करते हैं मीन्स है, मीन्स हम बात करते हैं कि मीन्स जस्टिफाई करता है एंड्स को, और इट इज वाइस वर्सा, एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो ये हमारी बात होती है मैकियावेली से। पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैकियावेली टॉक अबाउट द पावर पॉलिटिक्स, और गांधी जी टॉक अबाउट द मोरल पॉलिटिक्स और एथिकल पॉलिटिक्स। तो ये मोरल पॉलिटिक्स और एथिकल पॉलिटिक्स ऑन द लाइंस ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। जो पावर पॉलिटिक्स की बात हो जाती है ऑन द लाइंस ऑफ ट्रेनी, डिक्टेटरशिप, सबकी तरह देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है। तो इसी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना कि डेमोक्रेसी तो पता ही क्या होता है। आपको इसको थिंकर्स के साथ कनेक्ट करना है, इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ यूज करना है, साथ ही साथ सिंथेसिस लेके चलना है। सिंथेसिस अबाउट, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना थीसिस, सिंथेसिस, हाइपोथीसिस, इन सब पे पढ़ते तो सिंथेसिस एंड स्ट्रैटेजी टू लर्निंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉपिक। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, थ्योरी में, फिलॉसफी में, तो आपको लेके चलना है सिंथेसिस प्लस स्ट्रैटेजी टू गिव राइज टू टॉपिक्स। तो ये होता है सिंथेसिस का मतलब ही बेसिकली होता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। डायमेंशनल बोल सकते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी से मेरा मतलब हो जाता है सब्जेक्ट वाइज, अक्रॉस द सब्जेक्ट, अक्रॉस द डिफरेंट कोर्सेज, अक्रॉस द डिफरेंट डिसिप्लिन्स, राइट? इसकी बात हो जाती है।
ठीक है। तो जैसे मैंने मैं सिंथेसिस अप्रोच लेके चल रही हूँ कि मैं डिफरेंट आइडियोलॉजी से आपको लिंक करके दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ में बेसिकली जब आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये आपको 3-4 चीज़ों में ना बहुत ही मेजरली रोल प्ले करता है। फर्स्ट, जैसे कि आप देखेंगे अगर कोई अपना मास्टर्स डिग्री परस्यू करना चाहता है थ्रू द इग्नू ऑनलाइन ऑफकोर्स, तो वो दिसंबर का एग्जामिनेशन दे सकता है, दिसंबर में एडमिशन भी ले सकता है अगर नहीं लिया है। दूसरा, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी होल्डर के लिए, और जेआरएफ फेलोशिप के लिए होता है। सीयूटी पीजी, ऑफकोर्स सीयूटी पीजी से होते हैं अगर आपको रेगुलर बेसिस में डीयू में, अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लेने फॉर द मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे यहाँ पर है ना ऐसे, और साथ ही साथ आप यूपीएससी पीएसआईआर के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ वो हाईली एनरिच्ड कंटेंट है। उसमें मैं आपको जब डेमोक्रेसी बताती हूँ, इसमें होलिस्टिक 360 डिग्री एंगल से मैं आपको बता रही हूँ, राइट। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे जब मैं कोई चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ तो उसको मुझे और एनरिच्ड करके ऑन द प्रेजेंट टाइम्स के साथ लेके चलना है। तो इसमें जब मैं कुछ करंट अफेयर लिंक करती हूँ, कोई ऐसे थिंकर्स लिंक करती हूँ जो बेसिकली मैंने पढ़ा है फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, उसी को मैं आपको इसी क्लास में देती हूँ, तो आपका एक एज हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रोसेस। जब हम डेमोक्रेसी को एज अ मीन्स लेके चलते हैं, एज अ मेथड, एज अ मीडियम, एज अ मेथड, तो हमें क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलते हैं जब हम डेमोक्रेसी को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होता है, इलेक्शंस। तो इलेक्शन इज काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट, इन एज अ मीडियम ऑफ डेमोक्रेसी एज अ मीडियम को यूज करके हम इलेक्शन के प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिकली डेमोक्रेसी को आप मीडियम की तरह भी कर रहे हो और डेमोक्रेसी एज ए एंड प्रोडक्ट भी हो जाएगा। जब आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लेते हैं, जनरल इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि अलग हो जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, जो मेजॉरिटी में लीडर वोट लेके आते हैं वो लीडर बन जाते हैं, बेसिकली वो विन हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं। तो इसी के हिसाब से जब आप इलेक्शन को यूज करते हैं एज अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, तो ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के फॉर्म में आ जाता है। सेम वोटिंग, इलेक्शन का ही सब पार्ट हो जाता है वोटिंग। कंपटीशन, इलेक्शन का सब पार्ट होता है कंपटीशन। पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए, बेसिकली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, कोर पिलर्स होते हैं। तो कोर पिलर्स की बात करें, मेजॉरिटी रूल, यहाँ डेमोक्रेसी में पूछा गया कि मेजॉरिटी रूल ही होगा। जब हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे उसमें हम पार्टिसिपेटरी, डेलिब्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉस्मोपॉलिटन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो उसमें हम जब हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे तो उसमें हम और बात करेंगे अबाउट द प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, राइट। रेगुलर ट्रांसफर पावर होती है, पीसफुल एंड रेगुलर ट्रांसफर पावर होती है। हर 5 सालों में गवर्नमेंट बदलती है थ्रू द इलेक्शन, वोटिंग, यूनिवर्सल अटल सफराज के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट थिंग करके आगे, अब देखिए यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा, फॉर सीयूटी पीजी का होगा, फॉर एग्जाम्पल उसमें ऐसे पूछ ले, एमसीक्यू टाइप्स में आके पूछ ले कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हियर, देख ऐसे पूछे कि अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी प्राइमरीली एज मेथड ऑफ सेलेक्टिंग पॉलिटिकल, ठीक है, जस्ट ओके, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कंपटीशन इलेक्शन। ये किसने कहा था, और राइट ये किसने कहा था, ऐसे लिख दे, कोटेशन में लिख दे कि मेथड ऑफ सेलेक्टिंग पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कॉम्पिटिटिव रूल इलेक्शन, ये किसने कहा था, ऐसे कर दिया, ये स्टेटमेंट लिख दिया। ए यहाँ पर हमारे गए जोसेफ स्किम्पीटर ने, ठीक है। आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बट आई मोस्टली प्रोनाउंस स्किम्पीटर, क्योंकि मुझे लिखने में आसान हो जाता है। जिस तरीके से मैं बोलती हूँ मुझे वैसे वर्ड्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। ए जोसेफ स्किम्पीटर, बी एवी डाइसी हो गया, सी मैकेवली हो गया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैकेवली ने भी पावर पॉलिटिक्स की बेसिकली बात की है। डी गांधी जी हो गए, और उसके बदले आप रॉबर्ट हेल को ले सकते हैं, अभी उसके बाद भी करेंगे, राइट।
तो ऐसे हो सकते हैं। तो एमसीक्यू टाइप्स में पूछा जा सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ अबाउट द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल कंटेंट और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की तरह यूजीसी नेट के सिलेबस में देखा गया एज अ यूनिट 1, राइट, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कंपटीशन, इलेक्शन, पॉलिटिकल लीडर इज इक्वल टू प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसेस के थ्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रही है, थ्रू द प्रोसेस, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, ये प्रोसेस से लुक बियॉन्ड, उसके बहुत ही आर पार देखने की कोशिश करता है। इट आस्क व्हाट इज एक्चुअल क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ इज। तो बेसिकली ये इनहेरेंट मेन कोर प्रिंसिपल देखने की कोशिश करता है कि वाई वी आर लुकिंग फॉर द डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी ही क्यों लाना चाह रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी से अच्छा और कोई अल्टरनेटिव देखने को मिलता है। यहीं पे रॉबर्ट डेल एक पॉलियार्की की बात करते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे अबाउट द पॉलियार्की, हाउ पॉलियार्की एंड डेमोक्रेसी इज डिफरेंट एंड हाउ पॉलियार्की इन अदर फॉर्म्स ऑफ द रूल्स इज डिफरेंट, लाइक ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी और अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, राइट। तो हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें पूछा व्हाट इज द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ। इट एम्फसाइजेस कि डेमोक्रेटिक लाइफ का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, तो उसमें हम इनहेरेंट सम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। जब मैं कहती हूँ आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, जब मैं बात करती हूँ आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, तो इससे ही मेरे को पता चल जाता है डेमोक्रेटिक के होने के साथ साथ मेरे अंदर क्या क्या इनहेरेंट पर्सनैलिटीज, ट्रेट्स, प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, मैं बहुत ही एक राइटफुल पर्सन हूँ, आई हैव अ राइट, आई हैव अ फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी, राइट, rights, equality, justice, dignity, inclusion, minority protection and meaningful participation. So when I talk about the how a democratic life look like, एक डेमोक्रेटिक लाइफ कैसा लगता है, एक डेमोक्रेटिक लाइफ ऐसा लगता है जिसमें आपको राइट हो, इक्वालिटी हो। राइट्स की बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, राइट, ह्यूमन राइट्स है, नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स की बात करें तो हॉब्स बात करते हैं, जेएस मिल बात करते हैं, जेएस मिल का आइडिया ऑफ लिबरलिज्म पढ़ते हैं हम, जेरेमी बेंथम का आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं, राइट। यहीं पे ये सब हम बात करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें टोक्विला, बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर, टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इनका बुक ही है और इनका रिसर्च ही पेपर है अबाउट, उनका वर्क है अबाउट द डेमोक्रेसी इन अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिग्निटी पर दी। जस्टिस की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में जस्टिस मेंशन है और इसको हम जस्टिस फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अपने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू लाने की कोशिश करते हैं, थ्रू द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड थ्रू द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट। इसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अंडर आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की मैंने आपको बता दी है, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज भी एक तरह से राइट हो जाते हैं जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, वेयर इज फंडामेंटल राइट्स आर द पॉलिटिकल राइट्स। डिग्निटी, इसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डिग्निटी की बात होती है, डीपीएसपीज में भी डिग्निटी की बात होती है हमारी, राइट। इंक्लूजन की बात डीपीएसपीज में की गई है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपीज में की गई है। इनके अलग से प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एंड द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो कि इलेक्शन की बात करता है, एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफराज की बात करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, कास्ट, स्टेटस और सोशल बैकग्राउंड, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है, तो फॉर साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन ऑफ इट, प्रोसीजरल में एंड सब्सटैंटिव में। प्रोसीजर प्रोसेस है तो ये फर्स्ट में आएगा, एंड सब्सटैंटिव इज जस्ट एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, और यू कैन से एंड रिजल्ट है, डिजायरेबल आउटकम्स है, ठीक है। जब हम ये यूज करने के बाद ये सब आते हैं, ये यूज करने के बाद ये आते हैं, तो प्रोसीजर इज फर्स्ट एंड सब्सटेंसिव इज द नेक्स्ट वन बिफोर दैट आफ्टर प्रोसीजर। जैसे कि हमने बात की इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल। इंट्रिंसिक इज द इनहेरेंट वैल्यूज विच लीज इन द डेमोक्रेसी, एंड इंस्ट्रूमेंटल आर द डिजायरेबल आउटकम्स और contribution which basically democracy
gives after using the method of democracy, right? जब हम डेमोक्रेसी के मेथड को यूज करके हमें पता है इसके अंदर क्या क्या इंट्रिंसिक वैल्यूज प्रिंसिपल्स आएंगे, उसके साथ जब डिजायरेबल आउटकम्स आते हैं तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है। जैसे कि जब हम डेमोक्रेसी को यूज करते हैं तो हमारा आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है, एफिशिएंसी, गुड गवर्नेंस, राइट, इंक्लूसिविटी की बात हो जाती है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात हो जाती है, पीवीटी जिसकी बात हो जाती है, पर्टिकुलरली ट्राइबल्स ग्रुप्स की बात हो जाती है। तो ये हमारा एक एंड रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इज लाइक अ डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स इनहेरेंट है, राइट्स, फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, इंक्लूजन, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, गुड गवर्नेंस, राइट। इसी में सेम है प्रोसीजर में हम कौन कौन से प्रोसेस यूज करके एक डेमोक्रेटिक लाइफ स्टैब्लिश करते हैं। और अगर हम बात करें सब्सटेंटिव में तो बेसिकली डेमोक्रेटिक जो हमने डेमोक्रेटिक लाइफ स्टैब्लिश की है वो कैसा लगता है। अगर हम इसको नॉन डेमोक्रेटिक लाइफ एंड विद डेमोक्रेटिक लाइफ के साथ देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है। जब हम इसको नॉन डेमोक्रेटिक लाइफ की तरह देखें तो हमें राइट्स नहीं मिलेंगे और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव राइट्स रहेंगे, इक्वालिटी, लिमिटेड इक्वालिटी, जस्टिस, लो जस्टिस और इम्पार्शल, बायस्ड आउटकम्स, डिसेबल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड जिसमें हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इसको आप पार्टिसिपेटेड, डेलिब्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में यूज करते हैं। रिपब्लिक का आइडिया ले सकते हैं आप इसमें। ब्रॉडर डेमोक्रेटिक ट्रेड्स को बताता है बेसिकली, ठीक है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं तो जैसे मैंने बताया हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव, सोशल डेमोक्रेसी एंड कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये सोशल डेमोक्रेसी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ये सोशल डेमोक्रेसी की बात की है यहाँ पर आप अम्बेडकर जी की आइडिया ले सकते हैं और अम्बेडकर जी का ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस ले सकते हैं। ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस क्या है वो बात करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी गिव्स राइट टू आइडिया ऑफ जस्टिस। इसी में हम सोशल इकोनॉमिक देख सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। इसी में हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लेट्स टेक अ केस और सिनेरियो लेते हैं, इस सीन लेते हैं, सीन 1 में फॉर एग्जांपल इंडिया लेते हैं, ठीक है। इंडिया में जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन बेसिकली लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में पार्टी ए का कैंडिडेट, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी 3, ए बी सी डी एंड ई, ये है टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं इंडिया की 50 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 लोगों ने ए को वोट दिया, ठीक है। 5 वोट बी को मिला, 5 वोट सी को मिला, 15 वोट डी को मिला एंड 5 वोट इसको मिला ई को। तो इसमें मेजॉरिटी में कौन है, किसको सबसे ज्यादा वोट मिला, ए को सबसे ज्यादा वोट मिला, फिर दूसरे नंबर पे कौन था, डी था, फिर बाद में ये बी सी एंड ई एक साथ आ गए थे। मतलब ए एंड डी के साथ इलेक्शन होने चाहिए थे बट ऐसा नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए जीत गया तो ए उस एरिया का विनर बन गया, ठीक है, पार्टी ए का विनर बन गया उस एरिया का। तो इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये इलेक्शंस, ये वोट कौन करता है, वोट करते हैं हमारे पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन का मतलब है सिटीजन्स, सिटीजनशिप्स राइट्स होते हैं। तो वोटिंग का राइट इज वन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप राइट ऑफ इंडिया, राइट। तो पॉपुलेशन में जो सिटीजन होते हैं वही राइट करते हैं, वही वोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक पॉलिटिकल डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। फर्स्ट सिटीजन्स elect their leader, lots of citizens elect their leaders and these leaders then make policies, bills, drafts, ये सब बनाते हैं ना, आर्टिकल्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स ये सब करते हैं। तो बेसिकली वी पीपल, प्रेमल भी स्टार्ट होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
है ना, स्टेट की बात करते हैं। तो यही देखिए, पीपल ऑफ इंडिया ने विच इज बेसिकली दे आर सिटीजन्स, उन्होंने वोट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इनके रिप्रेजेंटेटिव गए, देन इन्होंने अपने बिल्स बनाए और यही बिल्स बाद में इन्हीं पे लागू किए जाएंगे थ्रू द एग्जीक्यूटिव, राइट। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक मंत्रा पे चलता है। द मंत्रा इज executive is responsible to the legislature, executive is responsible to the legislature. Basically this mantra is the whole foundation of the parliamentary form of the government, right। ये हो गया, और इन्हीं के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे। तो इसलिए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी पढ़ते हैं। तो जो बेसिकली ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट मतलब हम डायरेक्टली पॉलिसीज में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ इनडायरेक्ट वे। अगर हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द प्लिब्लिसाइड। प्लिब्लिसाइड जो जनमत होता है, जो बेसिकली डायरेक्ट पूछा जाता है सिटीजन से कि आप किसके सहमत हैं कि नहीं है, तो जो प्लिब्लिसाइड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। तो ये हो गया हमारा। इसमें जिसके सिटीजन्स है, इलेक्शन में होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट से पॉलिसीज बनती है, देन उससे अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश्ड होती है, ठीक है। तो ये जो सिटीजन प्रोसेस एंड रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रोसेस हो गया, और जो एंड रिजल्ट क्या, अकाउंटेबिलिटी, ये हमारा क्योंकि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में आ गया, ठीक है। जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल इंट्रिंसिक में बात करें तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंटल वन एंड दीज आर द these are the instinctive one and these are the instrumental for justification of democracy, right। इसमें हम चर्चा करें क्रिटिसिज्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसी में बात हुई कि रिप्रेजेंटेटिव को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल पैसिविटी, ये फर्स्ट पॉइंट है। सिटीजन्स में पार्टिसिपेट मेनली ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो बेसिकली सिटीजन इलेक्शन के समय में ही पार्टिसिपेट करते हैं, उस इलेक्शन जब खत्म हो जाता है उसके बाद उनका कोई पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली वो इलेक्शन के समय में ही एक्टिव होते हैं, उसके बाद में वो पैसिव स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। एलिट डोमिनेशन, एलिट डोमिनेशन को मैं एक अच्छे खासे ना एग्जाम्पल से करेक्ट करूंगी और विद अ करंट अफेयर्स से। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, कोई भी रिच पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। बेसिकली वो भी अनोनिमस पर्सन होता है, उसको पता नहीं चलती उनकी आइडेंटिटी। तो इससे क्या होता है, एलिट्स लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं। उससे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उसके बाद उन्हीं के फेवर में वो काम करने लगते हैं, राइट। तो यही इसी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कैसे खारिज किया था, ठीक है। और कैसे कहा था कि अनोनिमस भी जो होते हैं अब वो आइडेंटिटी रिवील होगी, ठीक है। तो ये इससे कर सकते हैं एलिट डोमिनेशन से। एलिट डोमिनेशन हो जाता है, पुअर पीछे रह जाता है। वेलफेयरिज्म की जो आइडियोलॉजी चल रही है इंडिया की, वो कहीं बिहाइंड रह जाती है। पॉलिटिकल एलिट्स में डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया, पावर मनी इसी से कनेक्ट है। इकोनॉमिक रिसोर्स कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक ऑफ कोर्स, पावर मनी, पावर रिजल्ट, मनी इज काइंड ऑफ अ रिसोर्स एंड दिस इज कैन बाय एनी रिसोर्स। रिप्रेजेंटेशन गैप, रिप्रेजेंटेशन गैप आपको कैसे देखने को मिलेगा, minority and majority, minority is not basically come into the mainstream of the society। तो इसी में बात होती है रिप्रेजेंटेटिव में नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट सिटीजन्स इंटरेस्ट, राइट। तो यही बात होती है, जो मेजॉरिटी वोटिंग हो जाती है उसी को ज़्यादा, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उन्हीं को ज़्यादा वेलफेयरिज्म की पॉलिसीज देखने को मिलती है, माइनॉरिटी को नहीं मिल पाती है, राइट। तो इसी में हम बात करते हैं रॉबर्ट माइकल्स की, जो वेरी फेमस है, जो कि बेसिकली इसी से रिलेटेड है, जो क्रिटिसिज्म करते हैं अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। माइकल रॉबर्ट इज ए थिंकर विद दिस फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्रिटिसाइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो रॉबर्ट मिकेल की जो एक पॉलिसी है, और यू कैन से अ थ्योरी है अबाउट द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रिलेटेड टू रॉबर्ट माइकल। तो माइकल आर्ग्यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू डेवलप लीडरशिप एलिट्स। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 के समय में, तो उनमें डाइवर्जन देखने को क्यों मिला था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का दो डिवीजन हो गया था ना, जिसको सूरज स्प्लिट्स की तरह देखा गया था, राइट। तो उसमें क्या बोला जाता है, वन ऑफ द रीजन ऑफ द स्प्लिट इज
कांग्रेस को एक एलिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जाता था। उसमें जितने भी लोग थे या तो वो स्टेटसली एलिट थे या एजुकेशनली एलिट थे, ये तो बोथ थे। ठीक है, कोई कोई बैरिस्टर था, कोई एडवोकेट था, कोई पॉलिटिकल लीडर था, कोई बिग मर्चेंट था, ट्रेडर था, बेसिकली ये थे, एक इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड से थे, इसको एक एलिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जा रहा था। तो वही बात होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू डेवलप लीडरशिप एलिट्स। ठीक है, फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर लीडरशिप हो जाता है, लीडरशिप बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्डिनरी मेंबर्स बिकेम डिपेंडेंट। ठीक है, इसीलिए जो मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट में, जो एक्सट्रीमिस्ट बाद में क्या था, जैसे कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते, तिलक जी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एनी बेसेंट का अपना होम रूल चल रहा था, तो डिफरेंट फेस्टिवल्स को सब मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे, राइट। तो दिस जब वो पुअर लोगों को और डाउन ट्रोडन पीपल्स को, जो जो ग्रास रूट लेवल में रहते हैं, बेसिकली उनको इन्वॉल्व किया जा रहा था। तो ये उनकी हो जाती है आइडिया ऑफ आयरन लॉ, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओलिगार्की का ही मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जब एक पावरफुल स्मॉल ग्रुप्स रूल करती है, उसी ओलिगार्की कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने एंशिएंट संगम एज बताया था, संगम एज में ओलिगार्की का ही कॉन्सेप्ट था। वहां पर स्मॉल ग्रुप जो बहुत ही एलीट स्पेशलाइज्ड लीडर्स थे, वो एक ग्रुप बना के फिर उसको रूल करते थे। ये टाइप्स ऑफ जब हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ते हैं ना, तो डेमोक्रेसी इज बेसिकली अ रूल वेयर वन सिंगल basically one representative, which is basically prime minister, more precisely run the government, but basically there is a check and balance and collective responsibility का फंडा too, and the executive legislature, executive responsible to the legislature, ये भी इनमें है। बट ओलिगार्की में क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रन करते हैं स्टेट को। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, voting once every few years is not enough, we know that citizens should participate continuously। इसलिए इसी को पार्टिसिपेशन में ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी गांधी जी ने, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल ग्राम सभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक कंसल्टेशन, सोशल मूवमेंट, सिविल सोसाइटीज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसी में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेटरी बजट, सोशल ऑडिटिंग की भी बात की गई है। इसी में आप 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1942 को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन इसी से रिलेटेड है कैरोल पैटमैन की थिंकर है। कैरोल पैटमैन शी आर्ग्यूज करती हैं पार्टिसिपेशन इटसेल्फ हैज अ एजुकेशनल एफर्ट। ठीक है, एजुकेशन एफर्ट की तरह देखा जाता है पार्टिसिपेशन को, बिकॉज पार्टिसिपेशन लीड टू पॉलिटिकल लर्निंग लीड टू पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस लीड टू डेमोक्रेटिक सिटीजन। इन अदर वर्ड्स, पीपल बिकेम बेटर डेमोक्रेटिक सिटीजन बाय पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। यहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दिया कि क्या बात है उनका कहना है। कैरोल पैटसन कहती हैं कि एजुकेशनल एफर्ट है, आगे कहती है पार्टिसिपेशन एक एजुकेशनल एफर्ट है। कैसे? क्योंकि पार्टिसिपेशन लीड टू पॉलिटिकल लर्निंग। जब आप पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेट करेंगे, आप एक लर्निंग प्रोड्यूस करेंगे। दिस लर्निंग देन लीड टू पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस। ठीक है, देन दिस लीड टू द पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। इन अदर वर्ड, बेटर डेमोक्रेटिक सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ से आपका कैरोल पैटमैन का भी एक थिंकर आ गए हैं अबाउट द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। देन वी आर गोइंग टू डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन की बात होती है, तो डेलिब्रेशन। तो इस पार्टिसिपेशन इनफ, क्या पार्टिसिपेट करना ही इनफ हो जाता है, या ये बेसिकली डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को नो कहता है। ओनली पार्टिसिपेशन इज नॉट इनफ, सिटीजन मस्ट गिव रीजन एंड लिसन टू अदर्स, तो उसी को डेलिब्रेशन कहते हैं। आपको अपना कहना भी और सुनना भी है। जब यहाँ पर जो ये बजटिंग वाला सेशन स्टार्ट होता है, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन स्टार्ट होता है, जब बिल्स लाए जाते हैं, जब अपोजिशन पार्टी एंड द सपोर्टर पार्टीज आर्ग्यू करते हैं, तो ये डेलिब्रेटिव काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, डिस्कशन बेस्ड हो जाता है। ठीक है, रीजंस देते हैं, देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो डेलिब्रेशन बेसिकली मीन्स डिस्कशन विद रीजन, विद लिसनिंग प्लस जस्टिफिकेशन, राइट। तो ये होता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने रिप्रेजेंटेटिव देखा, जो नॉट दैट मच
गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेटरी आया, आपको पार्टिसिपेट भी करना है, बस एक बार जाके बस वोट नहीं दे देना है। पार्टिसिपेटरी के बाद क्या है, आपको पार्टिसिपेट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी आया। उसके बाद आएगा सोशल डेमोक्रेसी, राइट। तो जगमैन हबरमास है सोशलिस्ट, राइट, एज वेल एज पॉलिटिकल थिंकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर की कॉन्सेप्ट वो देते हैं पब्लिक स्फेयर का, कम्युनिकेटिव एक्शन का, कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी, डेलिब्रेशन। बेसिक आइडिया बताते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजंस गेन लेजिटिमेसी, यहाँ पर लेजिटिमेसी की ही पूरी बात हो रही है। पावर विद लेजिटिमेसी इज अथॉरिटी, पावर्स प्लस लेजिटिमेसी गिव राइज टू आइडिया ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। जो अथॉरिटी होती है पावर विद लेजिटिमेसी से ही निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। पावर विद लेजिटिमेसी गिव राइज टू द आइडिया ऑफ अथॉरिटी। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट फ्री एंड रीजन पब्लिक डिस्कशन। तो इसी से तो आइडिया जब हमारा फंडामेंटल राइट आता है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज लीड टू द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें हम क्या बात करते हैं अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन की बात करते हैं आर्टिकल 19(1) ABC, ठीक है। तो इस पर हम बात करते हैं। अगर आपको सारे फंडामेंटल राइट्स याद करने ऑन द टिप्स, डीपीएसपी याद करने ऑन द टिप्स एंड द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द टिप्स पे याद करने हैं, तो आप बस बता देना, मैं उसकी एक अलग वीडियो ले आऊंगी, ठीक है, शॉर्ट में। बट ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपका वन ऑफ द पार्ट पॉलिटिकल साइंस के फाउंडेशन और वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्ट आ जाता है पॉलिटिकल साइंस में इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, होल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या, कौन से आर्टिकल्स में क्या कहा जा रहा है। तो जैसे कि पार्ट 1 में हम बात करते हैं स्टेट के बारे में, आर्टिकल 1, 2 एंड 4 में। 5 to 11 में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। 12 to 35 तक हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। 36 to 51 पे हम डीपीएसपी, देन 51A क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, देन 52 से हम गेन करते हैं अपना द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो ऐसे आपको टिप्स पे याद होना चाहिए अबाउट द पार्ट्स, आर्टिकल्स, है ना, द शेड्यूल्स, राइट। तो हम चर्चा करेंगे इस पे भी। तो इसमें हम हैबरमास की बात हमने कर ली कि कैसे वो डेलिब्रेटिव की बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी में हम बताए डेमोक्रेसी प्लस सोशल जस्टिस। आगे क्या होता है इसमें, पॉलिटिकल राइट्स बिकेम लेस मीनिंगफुल व्हेन पीपल फेस एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो जो आपको जो पॉलिटिकल राइट मैं बताती हूँ आपको, इसमें जो फंडामेंटल राइट है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स वो सारे पॉलिटिकल इन नेचर है। माना नेगेटिव फंडामेंटल राइट, पॉजिटिव फंडामेंटल राइट, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, दीज आर एक डिफरेंट गेम है, ये मीनिंग है। बट इसमें मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 24 से 35 तक दिया हुआ है, बेसिकली 12 से 32 तक ही है, बाकी 3 आर द एक्सेप्शंस, पार्ट 3 में दिया हुआ है। इसमें भी तो इसमें आपको जो बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक, ठीक है। तो ये बात की गई है। तो ये सोशल डेमोक्रेसी को ही लेके चल रहा है ये आइडिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसमें क्या हो रहा है कि बात करें पॉलिटिकल राइट, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिकेम लेस मीनिंगफुल व्हेन पीपल फेस एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटीज क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लाइंस ऑफ जेंडर, सेक्स, caste, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। इसी पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऑन द अनटचेबिलिटी, अबाउट द आइडिया ऑफ दलित, ठीक है। और इसमें इनइक्वालिटी क्या हो सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो कि आपको डीपीएसपी आर्टिकल 39C में देखने को मिलेगा, सब क्लास सी में, कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन की बात आर्टिकल 15 में देखने को मिलेगी एंड अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में देखने को मिलेगी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही बात कर रहे हैं, जब आप पॉलिटिकल राइट तभी आप सिक्योर कर पाएंगे जब आपके पास सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगी। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म करने के लिए आइडिया ऑफ डीपीएसपीज बनाए गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं बात करती हूँ रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन क्यों लाया गया था? रिजर्वेशन इज काइंड ऑफ अ टूल टू प्रोटेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज विच इज persistent in the society
टिल नाउ। तो बेसिकली रिजर्वेशन एक टूल है इस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म करने का, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का, राइट। तो कैसे? क्योंकि रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? SC STs को दिया जाता है। EWS को तो रिसेंटली दिया गया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। OBC NCL वालों को दिया जाता है, नॉट ऑल द OBCs, नॉन क्रिमिनल लेयर वालों को दिया जाता है ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट, और SC ST को तो ऑन द लाइन्स ऑफ देयर द सोशल बैकग्राउंड की तरह देखा जाता है। OBCs आर ऑन द लाइन्स ऑफ इनकम बेसिकली विच इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। EWS वालों को भी इनकम बेस पे दिया जाता है विच इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जो इन पे पास्ट में जितने भी इनके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अरेज हुए, सोसाइटल ऑर्डर्स बनाए गए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने गया, उसको खत्म करने के लिए रिजर्वेशन आया, क्योंकि अंबेडकर जी की लाइन में कहा गया था इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड देना है, इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड। इससे आपको क्या मतलब है? इसमें आइडिया ऑफ इक्विटी भी लगा सकते हैं आप, आइडिया ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है जिसको जितनी जरूरत है उतना दीजिए, ये नहीं बोला गया सबको समानता के साथ सेम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है 2 रोटी की, मेरे सामने वाले को भूख लगी है 1 रोटी की। अब इक्वालिटी कहता है कि दोनों को 1-1 रोटी दो, बट मुझे तो भूख ज्यादा लगी है, उसको कम लगी है, वो तो अपना फुलफिल कर लेगा, बट मैं तो अभी भी पीछे रह गई। यहाँ पर इक्विटी क्या कहती है? जिसको जितनी जरूरत हो उसको उसके नीड के हिसाब से दो। मुझे 2 रोटी की जरूरत है, मुझे 2 ही मिलेगी, उसको 1 की जरूरत है, 1 भी मिलेगी, उसको 1 ही मिलेगी। यहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन भी होगा। तो ये आइडिया ऑफ इक्विटी लग जाती है। ठीक है, ये इक्विटी हो गई। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस है, ठीक है, ये रेस है, ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये अम्बेडकर जी की लाइन में मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय से बिलोंग करता है वर्णा सिस्टम में, वो यहाँ पर खड़ा है, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। अब कोई मतलब SC SC से बिलोंग करता है तो ये यहाँ खड़ा है, कोई OBC से बिलोंग करता है तो यहाँ खड़ा है। मान लिया ये रेस हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कोच है, उसने सीटी बजाई, कहा दौड़ना स्टार्ट कर दो। अब बताइए, जो ये तीनों थे इनको एक लेवल फील्ड मिल गया और ये पीछे नहीं रह गए, तो ऐसी संभावना नहीं जग रही है कि ये तो ऑफ कोर्स इजीली जीत सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियली गुड पोजीशन में थे, बट ये इनिशियली नॉट दैट मच गुड कंपेयर टू देम। तो रिजर्वेशन इज काइंड ऑफ अ टूल, बेसिकली एक टूल है जो इन तीनों को इसी लेवल में लाए। इस लेवल में लाने के बाद ये सब एक साथ रेस में दौड़े, विच इज बेसिकली कॉम्पिटिशन, एग्जाम कॉम्पिटिशन, एम्प्लॉयमेंट कॉम्पिटिशन, राइट, द राइट्स कॉम्पिटिशन, ये सब आता है। तो ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड का बात है इन द लाइन्स ऑफ आर डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही बेसिकली ये जो मैंने पूरी कहानी बताई ना, इस लाइन को समझाने के लिए बताई थी कि हाउ पॉलिटिकल राइट्स बिकम लेस मीनिंगफुल व्हेन पीपल फेस एक्सट्रीम सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। वन ऑफ द रीजन इज, मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन। ठीक है, देयरफॉर सोशल डेमोक्रेसी सपोर्ट्स वेलफेयर स्टेट, वेलफेयरिज्म की आइडिया जिसको आप मॉडर्न लिबरलिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं ना क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। तो जब मॉडर्न लिबरलिज्म की बात आती है उसमें आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म लगता है। मॉडर्न लिबरलिज्म को भी हम वेलफेयरिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर JS मिल भी कनेक्टेड है, सो JS मिल हो गए, जॉन रॉल हो गए। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की बात होती है, सोशल सिक्योरिटी यही SC SCs की सिक्योरिटीज, राइट, लेबर राइट्स, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ में आप आयुष्मान कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। लेबर राइट में EPF 2.0 का सिस्टम देख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटीज में वुमेन सिक्योरिटी देख सकते हैं इन द वर्क प्लेस हरेसमेंट वाले पे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। GSTs लाएंगे, कोर फॉर्मूला, राइट। तो कोर फॉर्मूला यही है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्लस सोशल जस्टिस लीड टू द सोशल डेमोक्रेसी। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, कॉस्मोपॉलिटिकन डेमोक्रेसी का मतलब तो ग्लोबल, बेसिकली कॉस्मोपॉलिटिकन का मतलब ग्लोबल लेवल पे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। कैन वन कंट्रीज डिसीजन अफेक्ट सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री? ऑब्वियसली यस। कैसे? क्लाइमेट चेंज, जितना भी ये पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, द अर्थ समिट होते हैं, तो बेसिकली किस लिए होते हैं? क्लाइमेट एडवोकेसी, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट एक्शंस को मतलब इन्फ्लुएंस करना।
ग्लोबल फाइनेंसेस की बात होती है, कार्बन क्रेडिटिंग की बात होती है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात होती है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाती है। तो बेसिकली ये क्यों बोला जाता है इतना, डेवलपिंग नेशन के बीच में ऐसा क्यों बोला जाता है कि डिफरेंशिएटेड बट इक्वल पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है ऑन द लाइन्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। एक हमारे कॉस्मोपॉलिटन पूरे यूनिवर्स में भी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है, जिससे पूरा जो ये हमारे स्टेट वाइज जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिकली बिहेव कर सके। ठीक है, तो उसी को कॉस्मोपॉलिटन नाम दे दिया। आप उसको ग्लोबल डेमोक्रेसी भी यूज कर सकते हैं। माइग्रेशन, पैंडेमिक, रिफ्यूजी क्राइसिस, वॉर्स, राइट, टेररिज्म। तो बेसिकली जब भी कोई टेररिज्म एक्ट होता है, किसी पे कोई न्यूक्लियर वायलेशन करता है, तो बेसिकली कैसे यूएन आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस आ जाती है ना, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन आ जाता है। तो डेमोक्रेसी कांट ऑलवेज रिमेन प्योरली नेशनल, इट इज इंटरनेशनल फिनोमिना, राइट। बस दिस आर द बेसिकली मतलब मोर इम्पॉर्टेंट था आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी पढ़ना। ठीक है, तो डेविड हेल्ड की थिंकर थे, डेविड हेल्ड ने कहा कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी सीक्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बियॉन्ड द नेशन स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द state, what is definition of state, what is definition of nation, then what is state nation and nation state theory. So state nation and nation state theory is different one. ठीक है, level, local, national, regional and global. ठीक है, तो emphasize करता है ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ह्यूमन राइट, ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी। जैसे कि ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसीज में आपका ये आ जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाती है, ये जो आप इंटरपोल्स की बात करते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस की बात होती है, साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, IMF काम करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। ठीक है, रीजनल डेमोक्रेसी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में आपका सार्क, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, रीजनल कॉर्पोरेशंस की बात, यहाँ आपके आप सिंघाई कॉर्पोरेशंस हो गई, राइट, बिम्स्टेक की बात हो गई, क्वाड समिट्स की, ऑकस की बात हो गई। तो दीज आर द नाटो, सेटो, सिएंतो, ये सब बात हो गई। ग्लोबल डेल यूजेस द कॉन्सेप्ट पॉलीआर्की। ठीक है, मैंने वही बताया था, पॉलीआर्की वो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो बिकॉज परफेक्ट डेमोक्रेसी इज एन आइडियल, वी नो दैट परफेक्ट डेमोक्रेसी कहीं पे भी नहीं आ सकता, इज अ काइंड ऑफ आइडियल फॉर्म। आइडियलिज्म की बात होती है, यूटोपियन कॉन्सेप्ट भी देखा जा सकता है। एक परफेक्ट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करा जा सकता, हम बस इस लेवल पे है कि एक डेमोक्रेसी हो जहाँ पर सबका वेलफेयरिज्म का अप्रोच चल रहा हो। ठीक है, इसलिए डेल स्टडीज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है उसको वो स्टडी करते हैं, जिसमें बात करते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो आर्टिकल 325 और 324 में बात होती है, इंक्लूसिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूसिव सरफराज, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट सरफराज एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात होती है, फ्रेंचाइज, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप ले सकते हैं इंडिया का 2005 का, एसोसिएशन ऑटोनॉमी। तो बेसिकली ये बात करते हैं कि एक्चुअली डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसे काम करती है आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हटके। ठीक है, रियलिटी में काम करती है, क्या करती है। इसलिए डेमोक्रेसी इज not a majorly rule only, ठीक है, majority rule only. It is important conceptual correction. Suppose 90% majority vote remove the right of 10% minority. Would that automatically be democratic? No. Why? Modern constitution democracy combines majority rule plus idea of constitutionalism plus idea of rights, minority protection. Therefore, democracy is not simply majoritarianism. क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है एंड मुस्लिम आर नॉट दैट मच मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस हुआ, हिंदू कहते हैं कि मुस्लिम को हटा दो यहाँ से, क्या गवर्नमेंट वो करेगी, पूरे मुस्लिम को हटा देगी? अब यहाँ पर तो बात वही हो रहा है ना कि डेमोक्रेसी इज बेसिकली मेजॉरिटेरियन रूल। नो, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मेजॉरिटेरियन रूल, इट इज बेसिकली आइडिया ऑन द वेलफेयरिज्म के अप्रोच पे है, विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, विद द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, नॉट द बेसिकली रूल ऑफ द किंग। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं। ABDIC का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट लॉ के अधीन है, आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज पावर नहीं कर सकती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लीगल प्रोसीजर अप्लाइज होती है, देयरफॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट आल्सो बी कॉन्स्ट्रेन्ड बाय द लॉ। तो अब डेमोक्रेसी इन इंडिया की बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया में कुछ ऐसा है, इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को,
जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स यूनिवर्सल हेडर फ्रेंचाइज है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, डीएमके है, आरजेडी है, ठीक है, ये सब पार्टीज हैं। फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल है इंडिया में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर की बात होती है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। अम्बेडकर एंड डेमोक्रेसी। फॉर द टीचिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट है लिबर्टी प्लस इक्वालिटी प्लस फ्रेटर्निटी विच लीड टू द आइडिया ऑफ जस्टिस, बेसिकली सोशल जस्टिस। अम्बेडकर आगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सोशल फाउंडेशन, ठीक है, मैंने अभी बात थी जो हमने आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी की बात की वही आइडिया ऑफ अम्बेडकर जी का था। इसीलिए उनकी लाइन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव परमानेंटली विदाउट सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, राइट। गांधी के पर्सपेक्टिव में वही आइडिया ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल है, ग्राम राज, स्वराज, अंत्योदय, ये सब की बात करें, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी, मॉरल पॉलिटिक्स, एथिकल पॉलिटिक्स की बात की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम, लोकल गवर्नमेंट, एथिकल पॉलिटिक्स, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, सिविल सोसाइटीज का इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, वॉलंटरी कनेक्शंस की बात की गई है। गांधी स्वराज, डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लीड करता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है फॉर योर लास्ट मिनट रिकैप के लिए। डेमोक्रेसी में हमने ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी पढ़ा। ये फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, ऑटोनॉमी को रूसो के आइडिया से कनेक्ट किया, इक्वालिटी को टोक्योविला से कनेक्ट किया, डेमोक्रेसी में लीड था, एंड लिबर्टी को जेएस मिल से कनेक्ट किया, क्योंकि आइडिया ऑफ लिबरलिज्म पढ़ते, लिबरलिज्म इज कनेक्टेड टू आइडिया ऑफ लिबर्टी एज वेल एज जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट को पढ़ते, तो उसमें आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म प्लस लिबरलिज्म की बात करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। जस्टिफिकेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दे दिया, फॉर्म्स एंड मॉडल्स देख लिए। फॉर्म्स और मॉडल्स के अंदर हमने रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट, पार्टिसिपेटरी, डेलिब्रेटिव एंड सोशल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात की। तो पार्टिसिपेटरी में स्कम्पीटर, रिप्रेजेंटेटिव में स्कम्पीटर, पार्टिसिपेटरी मिकेल, पेटमैन, हबमास, ठीक है, एंड वेलफेयर जस्टिस हेल्ड मैकफर्सन, रॉबर्ट डेल की पॉलियार्की। यहाँ पे मैंने लास्ट में कुछ आपका इंटरेस्टिंग दे दिया है। फॉर एग्जांपल आपको पूरा नहीं पढ़ना, लास्ट में आपको देखना है कि पूरी क्लास में क्या हुआ था, तो वो भी दे दिया है, ठीक है। आपको अगर टाइम वेस्टिंग लगता है तो ठीक है, बट मैं बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये, बहुत ही एनरिच क्लास है, बहुत ही इंफॉर्मेशन लोडेड क्लास है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बता दिया कि रूसो ने क्या कहा था पॉपुलर सोवेरेनिटी के ऊपर, आइडिया ऑफ सोवेरेनिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो टोक्योविला का बात, जेएस मिल्स, कंप्यूटर, रॉबर्ट माइकल, सीबी मैकफर्सन ने कहा था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर। पेटमैन ने भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की है। अमर्त्य सेन ने डेमोक्रेसी एंड पब्लिक रीजनिंग की बात की, आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, ठीक है। डेविड हेल, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, अम्बेडकर की बात हो गई, सोशल डेमोक्रेसी एंड गांधी जी की स्वराज एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो गई। रॉबर्ट डेल की पॉलियार्की, आप याद करना पॉलियार्की कैसे, वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट आइडियल फिनोमिना, बेसिकली वो रियलिस्टिक डेमोक्रेसी को लेके चलते हैं थ्रू द आइडिया ऑफ पॉलियार्की, ठीक है। आई होप मैंने बता दिया इसमें। अच्छा, ये मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं फॉर यूजीसी नेट दिसंबर वालों के लिए, जिसकी इसी से कनेक्टेड। हु इज एसोसिएटेड विद द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया था ना, क्या है, रॉबर्ट माइकल। इसमें एग्जांपल आएगा, कंप्यूटर की बात हो जाएगी, रॉबर्ट माइकल, रॉबर्ट डेल, कंफ्यूजन के लिए रॉबर्ट माइकल एंड रॉबर्ट डेल भी डाल सकते हैं, रूसो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियार्की, तो रॉबर्ट डेल ने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियार्की की थी। Who is closely associated with the deliberative democracy? Closely associated, Jackson, Habermas, ठीक है। Question number 4. Who is associated with the participatory democracy? Carol Petman. Who developed the minimalistic procedural concept of democracy? कौन है? Computer, ठीक है। 6. David Hale is associated with the cosmopolitan democracy पे। If we talk about the seventh question, the democracy is valuable in itself refers to the which justification, intrinsic और instrumental, idea of intrinsic justification। तो यहाँ पर itself बात कर दी और valuable बात कर दी, तो intrinsic की बात होगी। अब वहीं डेमोक्रेसी जस्टिफाइड बिकॉज इट प्रोड्यूस, मतलब आउटकम की बात कर दी, अकाउंटेबिलिटी एंड बेटर आउटकम्स। तो ये इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन हो गया। अगर इंस्ट्रूमेंटल वर्ड वहां पर ना मिले एमसीक्यूज में, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्सटेंटिव जस्टिफिकेशन टू सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, राइट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इंस्टेटिक, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल, इंस्ट्रूमेंटल में क्या अंतर है, ठीक।
साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोल दिया एंड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी बात कर ली हमने, ठीक है, एंड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी बात कर ली। तो यहीं पे मैं क्लास को एंड करती हूँ, ज़्यादा क्लास लॉन्ग ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। पार्ट 2 था ऑफ डेमोक्रेसी सीरीज। बेसिकली इट इज पार्ट 2 ऑफ द डेमोक्रेसी टॉपिक एंड सीरीज ऑफ आर political science foundation for the UGC NET, CUT PG and UPSC PSIR students, right? Thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.